आज स्टार्ट करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा। ये मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर अपने देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है शिक्षा और दूसरा है मनोविज्ञान। अब शिक्षा और मनोविज्ञान ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। अब शिक्षा और मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। शिक्षा का अर्थ होता है कि बालक किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, बालक को कितना ज्ञान ग्रहण हो रहा है, बालक को कितना सिखाया जा रहा है और बालक कितना सीख रहा है। अब एक टीचर बच्चे को कैसे सिखा रहा है और बालक किस प्रकार से सीख रहा है, ये तो होगी उसकी शिक्षा। और मनोविज्ञान का मतलब होता है कि बालक को कितना समझ में आ रहा है, बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बालक कितना उसकी बौद्धिक क्षमता है कि बालक उस चीज को कितनी अच्छे तरीके से सीख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्लास में बच्चे को पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा रहा है और 40 बच्चों की क्लास में वो देखता है कि कुछ बच्चे जो सामान्य है उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, कुछ बच्चे प्रतिभाशाली है जिनको एक बार में ही पाचन तंत्र समझ में आ गया। उसके बाद में है कुछ बच्चे जो लास्ट डल बच्चे हैं, जो नालायक हैं, या फिर उनको ऐसे बोलेंगे जिनकी बौद्धिक क्षमता बिल्कुल निम्न है, नीचे की तरफ है, वो उनको धीरे धीरे पाचन तंत्र के बारे में पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार बच्चे भी बताते हैं, साथ वाले जो उसके सहयोगी होते हैं वो समझाते हैं, या फिर टीचर उनको 2 या 3 बार बताकर उनको शिक्षा देता है या उनको बताता है। इसका मतलब ये हो गया कि बालक अलग अलग प्रकार से अधिगम प्रक्रिया, अधिगम सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। तो बालकों का अलग अलग प्रकार से व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बालक किस प्रकार से सीख रहे होते हैं उसमें होता है शिक्षा मनोविज्ञान का यूज किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब यही हो गया कि बच्चे को मनोवैज्ञानिक तरीके से सिखाया जाता है, वैज्ञानिक तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, ये हो गया शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और उत्पत्ति के बारे में देखेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान में ये जो शिक्षा है इसका उत्पन्न है ना एजुकेटम, एजुकेटम शब्द से हुई है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द से हुई है। एजुकेटम शब्द शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा करते एजुकेटम लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, ठीक है, या फिर इसको ग्रीक भी बोल सकते हैं, ग्रीक और लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। अब आता है कि ये है एडुकेयर, और एडुसियर का मतलब क्या होता है। एडुकेयर का मतलब होता है कि बच्चे को प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, इसका मतलब होता है बच्चे को प्रशिक्षित करना और या फिर विकसित करना, कि बच्चे को किस प्रकार से अपने प्रशिक्षित कर सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं, उसको प्रशिक्षण दे सकते हैं। और एडुकेयर का मतलब होता है कि बच्चे को आगे बढ़ाना, आगे। एडुसेयर, एडु ये तो है गया एडुकेयर प्रशिक्षित करना, और एडुसेयर का मतलब होता है कि बच्चे को आगे बढ़ना या आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। उसके बाद में ये तो 2 वर्ड हो गए। और एजुकेशन का मतलब अपने देख ही चुके हैं, शिक्षा। शिक्षा का मतलब वही होता है कि बालक का मानसिक बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना, बालक को अच्छे तरीके से ग्रहण करवाना, अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन करवाना, ये एजुकेशन है। अब शिक्षण अधिगम के अपने चर की बात करें तो शिक्षण अधिगम के चर होते हैं 3। सबसे पहला आता है स्वतंत्र चर, दूसरा आता है आश्रित चर और तीसरा आता है मध्य चर। सबसे पहले देखेंगे स्वतंत्र चर का मतलब, स्वतंत्र चर के अंदर आता है शिक्षक, शिक्षक। आश्रित चर के अंदर आता है शिक्षार्थी या बच्चे, शिक्षार्थी या बच्चे। और मध्यस्थ चर होता है उसके अंदर आता है उनका पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम। अब इन वर्ड का मतलब क्या हो गया कि शिक्षक होता है ना वो स्वतंत्र चर होता है, शिक्षक होता है वो स्वतंत्र चर कैसे होता है, क्योंकि वो शिक्षण करवाता है बच्चों को। जो शिक्षण है, बच्चों को जो टीचिंग करवाई जाती है वो एक शिक्षक के द्वारा करवाई जाती है, और बच्चे शिक्षार्थी क्या होते हैं, उस शिक्षण को ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करते हैं, ये शिक्षक के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि बच्चे को किस प्रकार से टीचर पढ़ाएगा, कौन सी विधियों का उपयोग करेगा और बच्चे को किस प्रकार से समझ आएगा, सब कुछ ये अपने टीचर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये हो गया आश्रित चर, कि बच्चे अपने शिक्षक के ऊपर डिपेंड रहते हैं और शिक्षक उनको शिक्षण करवाता है। उसके बाद में आ गया मध्यचर। मध्यचर का मतलब हो गया कि बालकों को
पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। बालकों को किस प्रकार से शिक्षण किस चीज का करवाएंगे, पाठ्यक्रम का कराएंगे, सिलेबस का करवाएंगे। तो ये हो गया मध्यस्तर। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि जॉन डीवी ने शिक्षा के जो तत्व बताए थे उसमें सबसे पहले आता है शिक्षण तत्व। शिक्षण तत्व, शिक्षण तत्व का मतलब होता है कि शिक्षा के अंदर कितने तत्व बताए थे। सबसे पहले आता है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने है ना शिक्षण के 3 तत्व बताए थे। शिक्षण के कितने तत्व बताए? 3 तत्व बताए थे। उसमें सबसे पहले आता है शिक्षक, शिक्षक, फिर आता है छात्र या शिक्षार्थी, उसके बाद में आता है पाठ्यक्रम। ठीक है, ये 3 चर इसने बताए। इसने है ना जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमार्गी प्रक्रिया बताया। त्रिमार्गी प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले आ गया शिक्षक। शिक्षक जो कि शिक्षण करवाएगा, किसका करवाएगा? पाठ्यक्रम का। और पाठ्यक्रम ग्रहण कौन करता है? छात्र या शिक्षार्थी। इसने शिक्षा के 3 तत्व बताए। वहीं जॉन एडम्स ने कितने तत्व बताए थे? 2 ही तत्व बताए थे, जिसमें सबसे पहले आएगा सबसे पहले आएगा शिक्षक। और शिक्षक क्या होता है? शिक्षक, और ये हो गया छात्र, दूसरा छात्र। शिक्षक छात्र को लर्निंग करवाता है। इसने ओनली 2 ही तत्व बताए, लेकिन ये जॉन डीवी का जो था, जॉन डीवी ने तत्व बताए, ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताए थे। अब अपनी समझ ही चुके हैं कि शिक्षा का महत्व के इसके अंदर शिक्षा का महत्व कैसे होता है। तो शिक्षण, उद्देश्य और मूल्यांकन। शिक्षण, उद्देश्य और मूल्यांकन। जब टीचर अपने बच्चे को कोई भी चीज करवाता है, क्लास के अंदर कोई जो पाठ्यक्रम सामग्री है पढ़ाता है, लर्निंग करवाता है, उसके दौरान क्या होता है कि वो अपने उद्देश्य डिसाइड करता है। उद्देश्य या लक्ष्य है वो सबसे पहले डिसाइड करता है कि बच्चे को किस प्रकार से लर्निंग करवानी है, कौन सा आज टॉपिक करवाना है, कौन सी विषय वस्तु को पढ़ाना है, कौन सी टीचिंग मेथड और टीएलएम का प्रयोग करवाना है, ताकि बच्चे को जल्दी समझ में आ सके। तो सबसे पहले वो उद्देश्य निर्धारित करता है, उसके बाद में वो शिक्षण करवाता है। अब वो टीचर होता है, वो अपनी तरफ से अच्छे टीचिंग मेथड, अच्छे टीएलएम का प्रयोग करके बच्चों को क्लास में इस प्रकार से लर्निंग करवाता है कि जो अलग अलग क्षमता वाले बालक होते हैं वो अच्छी तरीके से शिक्षण प्रक्रिया को या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ग्रहण कर सके। उसके बाद में आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंदर वही हो गया कि एक टीचर है, वो अपनी क्लास के अंदर बच्चों को देखता है कि जो 40 बच्चों की क्लास में, वही एग्जाम्पल कि बच्चे किस प्रकार से लर्निंग कर रहे हैं। अब कई बच्चे होते हैं जो जल्दी सीख रहे होते हैं, कई बहुत धीरे धीरे सीखते हैं और कई बिल्कुल निमन तरीके से सीखते हैं। तो जल्दी सीखने वाले बच्चे और निमन सीखने वाले बच्चों को वो वापिस लर्निंग करवाता है। जो निमन सीख रहे होते हैं या सामान्य सीख रहे होते हैं, उनको वापिस क्लास के अंदर मूल्यांकन करता है, उनको पूछता है, उनको क्वेश्चंस करता है, उनसे पूछता है कि किस प्रकार से ये समझ में आपको टॉपिक आया। वो देखता है कि बच्चों का जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, सीखने की प्रक्रिया है, उनका व्यवहार, सभी चीजों का वो अध्ययन करता है और बच्चे को वापस लर्निंग करवाता है और एक सामान्य क्लास का संचालन करता है, मतलब कि सभी को सामान्य रूप से शिक्षण करवा लेता है। तो ये हो गया शिक्षण, उद्देश्य और मूल्यांकन। जब टीचर अपने उद्देश्य निर्धारित कर लेता है, फिर शिक्षण करवाता है और फिर बच्चों का मूल्यांकन करता है। कमजोर और पिछड़े बालकों को वो आगे लाने का प्रयास करता है या सामान्य बालकों को भी प्रतिभाशाली बालकों की तरफ लाने का प्रयास करता है। ये शिक्षण के महत्व थे, शिक्षा के 3 महत्व थे। ठीक है, उसके बाद में आता है कि जो ये शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान का विकास बताया गया। शिक्षा मनोविज्ञान का विकास, शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कितने चरणों में हुआ था ये बताया है। सबसे पहले आता है आत्मा का विकास। आत्मा का विकास अरस्तु या प्लेटो ने बताया था। मनोविज्ञान का विकास में अरस्तु या प्लेटो ने सबसे पहले क्या कहा था कि जो ये मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान धार्मिक परिस्थितियों, आत्मा, जो भगवान के अंदर आत्मा या परमात्मा का मिलन, इस प्रकार से इसने आत्मा को धर्म से जोड़ दिया अरस्तु और प्लेटो ने। लेकिन इनका विवाद होने लगा क्योंकि सभी जो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने मतभेद प्रकट किए कि ये जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान नहीं है। आत्मा के ओनली आत्मा नहीं कह सकते उसको, क्योंकि आगे चलकर जैसे पोम्पोनोजी वगैरह ने बताया कि ये जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है। पोम्पोनोजी ने बताया मन का विज्ञान, लेकिन इसका भी आगे खंडन हुआ क्योंकि मन के अंदर क्या होता है, मन केवल मूर्त पर
अमूर्त परिस्थितियों का अध्ययन करता है। मन अमूर्त परिस्थितियों, जो मन होता है वो अमूर्त परिस्थितियों का अध्ययन करता है। जैसे अपने को क्या पता होता है कि दूसरे बच्चे के मन में क्या चल रहा है, दूसरे टीचर या दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। तो मन का विज्ञान तो पोम्पोनोजी ने बताया, लेकिन कुछ जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इसका खंडन किया। उन्होंने बताया कि ये जो मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति मन के विज्ञान से नहीं हुई है, क्योंकि मन नहीं डिसाइड करता है कि एक बालक के मन के अंदर क्या चल रहा है, उसकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति कैसे होगी। उसके बाद में आया चेतना का विज्ञान। यहाँ से मनोविज्ञान की प्रगति शुरुआत होने लग जाती है। यहाँ से मनोविज्ञान की प्रगति या शुरुआत या प्रगति होने लग जाती है। इसमें क्या कहा था, ये जो विलियम जेम्स है, विलियम जेम्स ने इसने चेतना का विज्ञान कहा। चेतना का मतलब होता है कि बच्चा संवेदना के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है, अपने भाव विचार, अपने जो आंतरिक जो भी होता है, आंतरिक मनोवैज्ञानिक जो भी कारण होते हैं, संवेदना के द्वारा, भाव के द्वारा और कुछ प्रतिक्रियाओं के द्वारा, चेतना के द्वारा, अपनी एक चेतना के द्वारा जो भावों को प्रकट करता है। ये विलियम जेम्स ने बताया था चेतना। इसने चेतना को महत्वपूर्ण बताया। और इसमें सिगमंड फ्राइड भी आते हैं। सिगमंड फ्राइड ने भी इसका चेतना का 1/10 भाग बताया था कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना के रूप में प्रकट होता है। अब चेतना को किस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे कि अपने देखते हैं कि हमारी जो चेतना है वो सबसे पहले जागरूक होती है। जैसे अपने को कोई भारी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई भी छोटी मोटी आवाज, छोटी सी जो पिन है वो भी नीचे गिर जाती है, तो हम चेतन अवस्था में आ जाते हैं कि कोई आवाज हमें सुनाई दे रही है। ये हो गई हमारी चेतना। और ये चेतना है ना दिन में सर्वाधिक जागरूक होती है, और जो रात में है ना चेतना वो कम हो जाती है। तो चेतना का विज्ञान सिगमंड फ्राइड ने भी बताया, लेकिन इसकी आलोचना की थी मैकडूगल ने इसकी आलोचना की। उसने कहा कि ओनली चेतना ही नहीं होती, ओनली चेतना के द्वारा मनोविज्ञान की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि मनोविज्ञान अपने पढ़ते भी हैं कि मनोविज्ञान अचेतन भी होता है, अवचेतन भी होता है, अचेतन सर्वाधिक होता है। तो चेतना का भी खंडन हो गया। उसके बाद में आया व्यवहार का विज्ञान। ये जो व्यवहार का विज्ञान था, यहाँ से मनोविज्ञान की असली शुरुआत हो जाती है। मनोविज्ञान की प्रगति सही शुरुआत यहाँ से होती है, व्यवहार का विज्ञान से। व्यवहार का विज्ञान है उसमें वॉटसन ने दिया था, वॉटसन ने व्यवहार का विज्ञान दिया। अब व्यवहार का विज्ञान क्या होता है, जो अपनों ने पहले भी पढ़ लिया है कि जब बालकों की सीखने की क्षमताओं का अध्ययन व्यवहार के रूप में, बालक किस प्रकार से अपना व्यवहार प्रकट कर रहा है, क्लास के अंदर कैसे प्रकट कर रहा है, घर के अंदर कैसे प्रकट कर रहा है, बाहर कैसे प्रकट कर रहा है, उसकी व्यवहारिक क्रियाओं, उसकी मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और जब उसके व्यवहार के द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है, तो ये दिया था वॉटसन ने। अब चेतना का विज्ञान तो विलियम जेम्स ने बताया। इसके अंदर मैं एक चीज बताती हूँ आपको, जो विलियम वुंट ने है ना सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली थी, विलियम वुंट ने खोली थी। और ये चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स का सहयोगी भी था। उसके बाद में अपने व्यवहार का विज्ञान पढ़ा। व्यवहार के विज्ञान में वॉटसन आए। वॉटसन ने इसमें व्यवहार के विज्ञान के बारे में बताया, ठीक है, कि बच्चे व्यवहार के द्वारा सीखते हैं। उसके बाद में वुडवर्थ ने अपनी परिभाषा दी थी। वुडवर्थ अब वुडवर्थ ने बताया कि मनोविज्ञान में सबसे पहले आत्मा का अध्ययन, ठीक है, उसके बाद में मन का अध्ययन, फिर चेतना का अध्ययन, फिर उसके बाद में व्यवहार का अध्ययन। ये कहता है कि मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का अध्ययन किया गया, फिर मन का अध्ययन, फिर चेतना का अध्ययन, और फिर लास्ट में मनोविज्ञान
अपने व्यवहारिक स्वरूप में आया, व्यवहारिक स्वरूप में या फिर व्यवहार का अध्ययन सबसे लास्ट में किया गया, व्यवहार का अध्ययन किया गया। ये वुडवर्थ की स्टेटमेंट थी, व्यवहार का अध्ययन किया गया। तो यहीं से वुडवर्थ ने बताया कि मनोविज्ञान की असली शुरुआत हो जाती है, मनोविज्ञान को व्यवहारिक मनोविज्ञान कहा गया। ठीक है, उसके बाद में मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय की बात करेंगे। सबसे पहले आता है संरचनावादी, फिर प्रकार्यवाद, फिर व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, मनोविश्लेषणात्मक, प्रयोजनात्मक, साक्ष्यवाद, मानवतावाद और समाजवाद। सबसे पहले मनोविज्ञान की जो शुरुआत है वो किस संप्रदाय से होती है? संरचनावाद संप्रदाय। ये संप्रदाय दिया था विलियम वुंट ने, और विलियम वुंट ने बताया कि मनोविज्ञान की शुरुआत है वो संरचनाओं से होती है। इसने मानसिक क्रियाओं पर, मानसिक क्रिया मन और शरीर दोनों पर बल दिया। इसने क्या है? मन व शरीर दोनों पर बल दिया, मन व शरीर की बनावट स्ट्रक्चर पर मन दिया, मन व शरीर की बनावट स्ट्रक्चर पर इसने क्या है? सबसे अधिक बल दिया था। और इसने चेतना की संरचना पर बल दिया, वही जो अपनों ने पहले पढ़ा था कि मनोविज्ञान में चेतना का विकास, संरचनावाद में चेतना को इसने सबसे महत्वपूर्ण बताया कि मनोविज्ञान की शुरुआत होती है या मन है, मस्तिष्क है, वो बालक का सर्वाधिक चेतनाओं के द्वारा होता है। उसके बाद में आया प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के समर्थक थे विलियम जेम्स और जॉन डीवी। इसने क्या कहा था कि मानसिक क्रियाओं पर बल दिया। इसने मन व शरीर के अंदर, मन व शरीर को अंतःक्रिया पर इसने बल दिया था, मन व शरीर की अंतःक्रिया पर इसने बल दिया। फिर उसके बाद में आया व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जो अपने सबसे महत्वपूर्ण है मनोविज्ञान के अंदर। मनोविज्ञान की जो प्रगति है वो व्यवहारवाद से शुरू होती है और मनोविज्ञान को व्यवहारवाद ही माना है। व्यवहारवाद का प्रत्यक्ष व्यवहार पर अध्ययन दिया, और व्यवहारवाद का जो देने वाले समर्थक थे वो थे वॉटसन, इसने दिया था व्यवहारवाद। उसके बाद में आया गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद या जो अपने पहले भी सिद्धांत पढ़ चुके हैं, संपूर्णाकार का सिद्धांत। जब बालक सूझ के द्वारा कोई चीज, सूझ के द्वारा सीखता है, बालकों के अंदर सबसे पहले किसी उद्दीपक को देखकर सूझ उत्पन्न हो जाती है, ये था गेस्टाल्टवादी। और गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है, इसके जो प्रतिपादक थे इसके मैक्स वर्दीमर थे, मैक्स वर्दीमर। इसके जो प्रतिपादक है वो है मैक्स वर्दीमर, और इसके जो सहयोगी थे वो थे कोफका, कोलर, ये सभी इसके सहयोगी थे। कुर्ट लेविन, कोफका और कोलर गेस्टाल्टवाद के सहयोगी थे। कुर्ट लेविन, कोफका और कोलर। उसके बाद में कोलर। उसके बाद में आया संज्ञानवाद। संज्ञानवाद जो अपने पहले अध्ययन कर चुके हैं, जब अधिगम का टॉपिक किया था उसके अंदर संज्ञानवाद दिया था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने बताया कि बालक का विकास उसके संवेदनाओं के द्वारा होता है। बालक अपनी जो भी प्रतिक्रियाएं करता है वो संवेदना के द्वारा प्रकट करता है। ठीक है, तो ये संज्ञानवाद किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, उसके बाद में आया मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद दिया था सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत में बताया कि बालक का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है, चेतन, अवचेतन और मनोविज्ञान। बालक के मस्तिष्क का विकास चेतन, अवचेतन और अचेतन। इसने जो सर्वाधिक बल दिया था वो अचेतन वर्ड पर दिया था कि बालक के मस्तिष्क का विकास या मस्तिष्क अचेतन मन पर कार्य करता है। अचेतन मन बालक का या व्यक्ति का मन अचेतन सर्वाधिक होता है। इसने 3 प्रकार, चेतन, अवचेतन और अचेतन, ये मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत था सिगमंड फ्रायड का। उसके बाद में आता है प्रयोजनावादी सिद्धांत। ये मैकडूगल ने दिया था। मैकडूगल ने बताया कि मनुष्य है वो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर बल दिया गया, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर बल दिया गया, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर कार्य करता है। उसके बाद में साक्ष्यवाद जो जॉन लॉक ने दिया था। ठीक है, साक्ष्यवाद का मतलब होता है मिलकर चलना, साक्ष्य से कार्य करना। फिर मानवतावाद दिया था अब्राहम मैस्लो ने। ये भी अपने पढ़ चुके हैं अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत, मानवतावाद का सिद्धांत। इसमें जो अब्राहम मैस्लो थे उसने आत्म सिद्धि पर बल दिया था, आत्म सिद्धि।
कि बालक या व्यक्ति जो अपना कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले अपनी आत्म सिद्धि को सबसे ऊपर रखते हैं, सर्वोपरि उसकी आत्म सिद्धि होती है, या वो समाज में अपना अच्छा या बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। आत्म सिद्धि को सबसे पहले बताया इसने मानवतावाद सिद्धांत दिया। उसके बाद में आता है समाज शास्त्रीय सिद्धांत, समाज शास्त्रीय संप्रदाय, ये जो सबसे लास्ट में सिद्धांत था, ठीक है। ये थे मनोविज्ञान के संप्रदाय। उसके बाद में आता है शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण की विधियां। अब शिक्षा मनोविज्ञान में जो शिक्षण की विधियां ये दो प्रकार की होती है। सबसे पहली आती है आत्मनिष्ठ विधियां और दूसरी आती है वस्तुनिष्ठ विधि। सबसे पहले है आत्मनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ विधि, ठीक है, और दूसरी इसके अंदर आती है वस्तुनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि। अब आत्मनिष्ठ विधि का मतलब होता है कि जब बालक या प्राणी या व्यक्ति अपने आत्मा के अंदर जब खुद का स्वयं के द्वारा स्वयं ही अध्ययन करता है, स्वयं का छात्र स्वयं ही अध्ययन करता है, उसे कहते हैं आत्मनिष्ठ विधियां। सबसे पहले इसके अंदर आती है आत्मनिरीक्षण विधि, आत्मनिरीक्षण विधि, और दूसरी विधि इसकी आती है गाथा विधि, ठीक है। आत्मनिरीक्षण विधि का मतलब वही हो गया कि बालक अपना कोई भी कार्य है वो स्वयं के द्वारा स्वयं ही करते हैं, अपना कार्य स्वयं करते हैं, ये आता है आत्मनिरीक्षण विधि। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ विधियों में जो सबसे पहले विधि आती है वो आती है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि दी थी वॉटसन ने। निरीक्षण विधि का आविष्कार किसने किया था? वॉटसन ने। वॉटसन ने इसमें 3 वर्ड बताए। सबसे पहले आता है स्वाभाविक, दूसरा सहभागी और तीसरा असहभागी। निरीक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। जब बालक खुद का अध्ययन ऑब्जर्वेशन, जब बालक का अध्ययन ऑब्जर्वेशन के द्वारा देखकर अध्ययन किया जाता है, ये होता है निरीक्षण विधि। उसके अंदर स्वाभाविक का मतलब होता है कि टीचर है, अब बालक का अध्ययन करेगा, बालक का अध्ययन इस प्रकार से करेगा, दूर से करेगा कि बालक को उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि टीचर मेरा अध्ययन कर रहा है, टीचर मुझे देख रहा है, तो इस प्रकार से बालक का निरीक्षण करता है टीचर, उसे कहते हैं स्वाभाविक। उसके बाद में आता है सहभागी। सहभागी का मतलब होता है कि टीचर बच्चे के साथ मिलकर उसकी हेल्प करता है, उसका सहभागी बन जाता है, ये आता है सहभागी। और असहभागी का मतलब होता है कि बालक का जब बालक सीख रहा होता है तो टीचर उसकी हेल्प नहीं करता है, असहभागी बन जाता है जब बालक स्वयं सीखता है। सहभागी के अंदर वो उसकी हेल्प करता है, असहभागी में वो उसकी हेल्प नहीं करता है। ये थी निरीक्षण विधि। उसके बाद में आता है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि दी थी विलियम वुंट ने, और इसने उद्दीपन व अनुक्रिया के मध्य संबंध बताया। उद्दीपन व अनुक्रिया के मध्य संबंध बताया। प्रयोगात्मक विधि के अंदर क्या होता है कि बालकों के सामने कोई समस्या दे दी जाती है, अब बालक उसका प्रयोगात्मक तरीके से प्रयोग करके उसका अध्ययन करते हैं, उस समस्या को सोल्व करते हैं। ये थी प्रयोगात्मक विधि जो विलियम वुंट ने दी थी। फिर आती है केस स्टडी विधि, ये दी थी टाइडमैन ने। टाइडमैन केस स्टडी विधि के अंदर क्या होता है कि प्रतिभाशाली बच्चे और केस स्टडी जो विधि होती है उसके अंदर बालकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें कमजोर बालक, आर्थिक रूप से पिछड़े बालक या जो असक्षम बालक होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता खो चुकी होती है, उन बच्चों का अध्ययन किया जाता है, जैसे मंदबुद्धि, पिछड़े बालक, कमजोर बालकों का अध्ययन किया जाता है केस स्टडी के अंदर, और प्रतिभाशाली बालकों का भी अध्ययन किया जाता है। केस स्टडी के अंदर क्या होता है कि बालकों की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि बालक किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसका जो घर में रहने की स्थिति क्या है, उसकी समाज में किस प्रकार से बोलता है, वो कितना अध्ययन कर पाता है, उसकी सभी बचपन से लेकर आज तक उसने किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण की, कहाँ पर वो कमजोर है, इसमें के अंदर मंदबुद्धि बालकों का भी अध्ययन किया जाता है। ये थी केस स्टडी विधि जिसमें बच्चों की एक केस स्टडी तैयार की जाती है, और इसका अध्ययन किया था टाइडमैन ने। फिर आते हैं प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के अंदर इसके जो जनक है, इसके आदि जनक माने जाते हैं सुकरात। आदि जनक इसके माने जाते हैं सुकरात। और प्रश्नावली विधि के अंदर क्या होता है कि बच्चों के सामने प्रश्न रख दिए जाते हैं और बच्चे उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ठीक है। प्रश्नावली विधि
के अंदर बच्चों का प्रश्न दे दिए जाते हैं और बच्चे उनका उत्तर देते हैं। प्रश्नावली विधि है और प्रश्नावली विधि 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है खुली प्रश्नावली, दूसरी आती है